हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडक्शन मशीन का रिवीजन सीरीज। ठीक है, अब देखिए गाइस, अभी तक सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल मशीन इलेक्ट्रिकल ब्रांच में हुआ करती थी, बट इलेक्ट्रिकल मशीन अब जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चों को भी है। अब इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चों के बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि सर आप बता दीजिए कि इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी आपको सिंगल फेस ट्रांसफार्मर जब मैंने पढ़ाया था तब आपको बताया था कि सिंगल फेस ट्रांसफार्मर में इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चों के लिए क्या क्या पढ़ना है वो बता दिया था मैंने। अब मैं यहाँ पे इंडक्शन मशीन में बताने वाला हूं कि साथ में बताते जाऊंगा कि इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चों को किन किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। आपको मैं एक लाइन में अगर जवाब दूं तो जितना जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे अवेलेबल है सिंगल फेस ट्रांसफार्मर और 3 फेस इंडक्शन मशीन, वो उसके क्वेश्चन बात आती है क्वेश्चन की, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें। जितने मैंने क्लास में क्वेश्चन करवाए हैं इस वीडियो में, जो क्वेश्चन जो जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे जाके आप देखोगे जितने क्वेश्चंस करवाए वो मोर देन सफिशिएंट है। उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर टाइम हो आपके पास तो प्रीवियस ईयर के और क्वेश्चन कर लीजिएगा, बट जो भी प्रीवियस ईयर के भी अच्छे क्वेश्चन है वो सारे वेरिएशन मैंने यहाँ पे कवर कर दिए। तो इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चों के लिए खासकर जितना वीडियो में क्वेश्चन करवाया है उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। वैसे तो वो इलेक्ट्रिकल के लिए भी सफिशिएंट है, बट इलेक्ट्रिकल वाले और कहीं और से प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज के थ्रू प्रैक्टिस करना चाहे तो वहां से भी कर सकते हैं। अदरवाइज कॉन्सेप्चुअल जितने भी क्वेश्चन के वेरिएशन हो सकते हैं सारे मैंने कवर करवा दिए। ठीक है, अब जो इंडक्शन मशीन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन देखिए, डीसी मशीन और ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन हर कोई कर लेता है, बट इंडक्शन मशीन से क्या है, काफी छोटे छोटे वेरिएशन के ऊपर क्वेश्चंस आपके गलत हो जाते हैं। इस मशीन को, पूरी मशीन को मैंने तकरीबन 56 लेक्चर में कवर किया है। तकरीबन 56 लेक्चर में मैंने जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे इसको कवर किया है। इसको 3 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले तो मैंने इस इंडक्शन मशीन को 3 हिस्सों में बांटा है। 3 फोल्डर दिखाई देंगे आपको। ठीक है, जो पेड यूजर है वो आप देख सकते हो, जो नहीं है वो कोरोना सब्सक्रिप्शन मंथली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 3 हिस्सों में मैंने बांटा है इस मशीन को। ठीक है, अब 3 हिस्से कौन कौन से हो गए, 3 फोल्डर दिखेंगे। सबसे पहला जो फोल्डर दिखेगा वो आपको बेसिक का फोल्डर दिखेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेटिंग मशीन। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेटिंग मशीन। रोटेटिंग मशीन क्योंकि ये पहली एसी मशीन है ना, एसी पे चलने वाली पहली मशीन है। क्योंकि जब हम लोगों ने पूरा पढ़े हैं तो ट्रांसफार्मर देन डीसी पढ़े, तो डीसी में तो हम लोगों ने जो बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था वो भी रोटेटिंग मशीन का ही था, बट एसी के ऊपर कैसे होता है वो सब कुछ देखा हम लोगों ने। दूसरा फोल्डर मिलेगा आपको 3 फेस इंडक्शन मशीन। क्या मिलेगा, 3 फेस इंडक्शन मशीन। और सेकेंड वाला फोल्डर जो मिलेगा, थर्ड फोल्डर जो मिलेगा वो मिलेगा सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। ठीक है, अब मेजरली जो इंडक्शन मशीन होती है उसमें जनरेटर भी होता है और मोटर भी होता है, बट जनरेटर हमको नहीं पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ आपका पूरा फोकस मोटर पे होना चाहिए। और मोटर में 85% जितना भी लोड है पूरे वर्ल्ड का, वो सारा का सारा लोड इंडक्शन मशीन का ही होता है, या इंडक्शन मोटर का होता है प्रिसाइसली अगर बोलूं तो। चलिए, अब 3 फोल्डर आपको दिखाई देंगे। अब इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चों को सिर्फ ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इससे आपको अंडरस्टैंडिंग पता चलेगी कि रोटेटिंग मशीन कैसे वर्क करती है। साथ में ये आपको 3 फेस इंडक्शन मशीन भी पढ़ना है। 3 फेस इंडक्शन मशीन भी इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चों को पढ़ना है। डबल ई के लिए तो तीनों ही पढ़ना है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन वाले खासकर 3 फेस इंडक्शन मशीन और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेटिंग मशीन, आप 2 चीजें पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। अब देखिए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेटिंग मशीन है ये मैंने लेक्चर 1 से लगा के लेक्चर 8 के बीच में कवर किया है। और इसमें क्या क्या चीजें कवर करी है मैंने यहाँ पे बताया है कि टॉर्क के बारे में, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैसे देखेंगे हम लोग, है ना। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क देखने में कई बार गड़बड़ हो जाती है। उसके बाद इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन कैसे देखेंगे हम लोग, वो चीज भी बताइए मैंने। साथ में टॉर्क के बारे में, दोनों के बारे में बताया। साथ में कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की क्या कंडीशन होती है, कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इसकी क्या कंडीशन होती है। तो ये चीजें समझने के लिए, मशीन को कॉन्सेप्चुअली समझने के लिए जितना डिस्कशन है बहुत जरूरी है। बट यहां से न्यूमेरिकल अब नहीं आएंगे। थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल आते थे पुराने पेपर में, देखोगे तो मिलेंगे, बट अब ज्यादातर आपसे, क्योंकि कंपटीशन इतना हाई है ना, क्योंकि यहां से आपको इंडक्शन मशीन से 2 क्वेश्चन आने हैं, 2 से या 3 क्वेश्चन आने हैं, और वहां पर भी न्यूमेरिकल एबिलिटी वाले क्वेश्चन पूछने के ज्यादा चांसेस है। तो इसीलिए मैं मान के चल रहा हूं कि ये जरूरी तो है, मशीन को समझने के लिए ये जरूरी तो है देखना, ठीक है, बट न्यूमेरिकल के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यूमेरिकल के लिहाज से 3 फेज और सिंगल फेज दोनों से क्वेश्चन आएंगे। सिंगल फेज से भी, इलेक्ट्रिकल के लिए सिंगल फेज से क्वेश्चन जरूर आता है, और 3 फेज से तो आएगा ही आएगा। ठीक है गाइस, तो चलिए अब मैं 1 बाय 1 बेसिक कॉन्सेप्ट को मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बहुत ज्यादा हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन नहीं करेंगे।
थ्री फेज में कैसा क्या पढ़ा है, तो पहला सेगमेंट हमारा वैसे ही ये खत्म ही हो गया क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी पे ज्यादा डिस्कशन नहीं है। डायरेक्टली मैं स्टार्ट करता हूं अब थ्री फेज इंडक्शन मशीन। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो पढ़ाया है मैंने लेक्चर नंबर 9 से लगा के 49 के बीच में पढ़ाया है। ये लेक्चर आपको क्वांटिटी में जरूर ज्यादा लग रहे होंगे बट ऐसा नहीं है, 30 मिनट्स के वीडियोस है और सब कुछ एक ग्रंथ दे दिया है। जो लोग इलेक्ट्रिकल मशीन कंप्लीट कर चुके होंगे उन्हें पता होगा कि किस लेवल का मैंने पढ़ाया है। ठीक है, चलिए तो लेक्चर नंबर 9 से लगा के 25 के बीच में मैंने क्या क्या डिस्कस किया है। बेसिक ऑपरेशनल डिटेल डिस्कस करिए, बेसिक ऑपरेशनल डिटेल। उसके बाद मैंने स्टेटर फेड और रोटर फेड इंडक्शन मशीन डिस्कस किया है। ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मशीन डिस्कस किया है, पावर स्टेजेस इन इंडक्शन मोटर डिस्कस किया है, फेजर डायग्राम और स्टीनमेंस मॉडल। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो देखिए, बेसिक ऑपरेशनल डिटेल तो वैसे ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि बाकी इंडक्शन मशीन को समझना है तो बेसिक की तो जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। उसके बाद स्टेटर फेड एंड रोटर फेड की भी हमें जरूरत पड़ेगी, सारा इंपॉर्टेंट पैरामीटर से ही। फेजर डायग्राम का बहुत ज्यादा काम नहीं होता है हमें, ऐसा जैसे ट्रांसफॉर्मर फेजर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। अब ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, बट क्वेश्चन ओरिएंटेड बहुत ज्यादा आपको फेजर डायग्राम का काम नहीं पड़ेगा। इंडक्शन मशीन के जो इक्विवेलेंट सर्किट या फेजर डायग्राम बनते हैं ज्यादा अंतर नहीं होता, हूबहू ट्रांसफॉर्मर जैसे बनते हैं। ठीक है, बस ये थोड़ा सा अंतर हो जाता है कि इंडक्शन मशीन स्टार्टिंग के टाइम पे और रनिंग के टाइम पे थोड़ा सा अलग बिहेवियर शो करती है। इस वजह से थोड़ी छोटी छोटी चीजें चेंज होगी कि स्टैंड स्टिल कंडीशन पे अलग परफॉर्मेंस रहेगा और रनिंग के टाइम पे अलग पैरामीटर रहेंगे। जस्ट लाइक पावर फैक्टर हो गया तो स्टार्टिंग के टाइम पे पावर फैक्टर अलग है, रनिंग के टाइम पे अलग है। करंट हो गया तो करंट स्टार्टिंग के टाइम पे अलग होगा और रनिंग के टाइम पे अलग होगा। बट ट्रांसफॉर्मर में ऐसा नहीं होता है, ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक डिवाइस है तो थ्रू आउट कंडीशन वैसी ही बनी रहती है। ठीक है, तो यहां पर रनिंग और स्टार्टिंग के टाइम पे और रनिंग के टाइम पे चेंजेस होते हैं पैरामीटर, तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। स्टीनमेंस मॉडल, ये भाई साहब आए हैं, इन्होंने कुछ अप्रोक्सीमेशन किया था उसमें और उसके बाद से एक नया IEEE मॉडल, अप्रूव्ड मॉडल जो है वो दिया था। ठीक है, तो ये सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे जो जो आपके मेन पॉइंट हो सकते हैं। अब मैं आता हूं सबसे पहले बेसिक ऑपरेशनल डिटेल। तो बेसिक ऑपरेशनल डिटेल में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस किया मैंने कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। अब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो सार है वो ये समझ लीजिए कि जो एमएमएफ नेट एमएमएफ होगा वो क्या होगा 1.5 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम एमएमएफ। ठीक है, तो 1.5 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम एमएमएफ होगा, तो ये इस चीज का आपको ध्यान रखना है खासा। ठीक है, 1.5 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम एमएमएफ। ये बात जो लोग पढ़े होंगे डेरिवेशन पूरा आरएमएफ के ऊपर मैंने पूरा डेरिवेशन कराया है, तो इस डेरिवेशन से ये चीज निकल के आई है। तो असल में क्या होता है, 3 फेजेस हैं, तीनों फेजेस की वजह से कुछ ना कुछ एमएमएफ बिल्डअप होगा, है ना, एमएमएफ बिल्डअप होगा। तो तीनों की वजह से जो नेट एमएमएफ बनेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या रहेगा 1.5 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम एमएमएफ। ठीक है, मतलब किसी भी एक फेज की वजह से जो नेट इंक्लिनेशन होगा वो जिस भी करंट की वजह से जो मैक्सिमम एमएमएफ होगा उसी डायरेक्शन में रहेगा, और इसका जो स्पीड रहेगा वो स्पीड रहेगा सिंक्रोनस स्पीड से चलेगा। ठीक है, तो असल में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक वर्चुअल आरएमएफ, एक वर्चुअल पोल का मूवमेंट है। एनएस वर्चुअली चल रहे हैं। ठीक है, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हो गया। उसके बाद आपको एक चीज पता ही होगी, थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू P/2 थीटा मैकेनिकल, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। साथ में हम लोगों ने ऑपरेशनल डिटेल में रोटर के ऊपर जो इंड्यूस ईएमएफ होता है उसका रोटर इंड्यूस ईएमएफ कितना हो जाएगा, S टाइम्स ऑफ E2 हो जाएगा। रिएक्टेंस कितना हो जाएगा, रोटर रिएक्टेंस S टाइम्स ऑफ X2। ठीक है, और E2 क्या है हमारा, स्टैंड स्टिल पे जितना इंड्यूस ईएमएफ है वो है। ठीक है, S टाइम, ये क्या है, स्लिप है आपका, स्लिप असल में आपको पता होगा, तो स्लिप ये होता है, स्लिप अगर मैं परसेंटेज में देखूं तो NS माइनस NR डिवाइडेड बाय NS इंटू 100%। ठीक है, और NS हमारा सिंक्रोनस स्पीड और ये हमारा रोटर का स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड परसेंटेज में लिखना हो तो इस तरीके से हम लोग स्लिप को लिख सकते हैं। ठीक है, और साथ में फ्रीक्वेंसी, जो रोटर फ्रीक्वेंसी रहेगी वो क्या रहेगी, S टाइम्स ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी, S टाइम्स ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। अब ये E2 X2 ये सारे रिलेशन मैंने इसका एक ग्राफ भी बनवाया था, है ना, ग्राफ भी प्लॉट करवाए, वो सारी चीजें भी हमें पता होनी चाहिए। साथ में एक और चीज है, जब मैंने टॉर्क का प्रोडक्शन
टॉर्क का प्रोडक्शन कैसे होता है इसके ऊपर मैंने 2 से 3 लेक्चर में डिस्कस किया है। वहां से आपको पता चला कि जो फ्रीक्वेंसी टॉर्क की जो फ्रीक्वेंसी है, टॉर्क की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होती है आपकी 2 टाइम्स ऑफ रेटेड फ्रीक्वेंसी। सप्लाई फ्रीक्वेंसी F1 बोलूं या रेटेड फ्रीक्वेंसी बोलूं एक ही बात है, तो रेटेड फ्रीक्वेंसी के ट्वाइस होती है। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखना है बेसिक ऑपरेशनल डिटेल में। तो इतना चीजें मैंने पढ़ाया बेसिक ऑपरेशन में कि इनके सबके रिलेशंस पढ़ाए हैं। टॉर्क का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वो कितना होता है टॉर्क का फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स ऑफ रेटेड फ्रीक्वेंसी। तो ये एक बेसिक सी चीजें हैं कि जो रोटर, क्योंकि देखिए इंडक्शन मशीन में हमारे लिए रोटर का एनालिसिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू दी स्टेटर। स्टेटर के ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं करेंगे जितना हम लोग रोटर पे करेंगे, तो हमारा पूरा फोकस रोटर के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। अब मैं बात करूंगा स्टेटर फेड और रोटर फेड। स्टेटर फेड और रोटर फेड का मतलब है कि सप्लाई अगर हम लोग स्टेटर साइड से दे रहे तो वो स्टेटर फेड हो जाएगा, सप्लाई अगर हम लोग रोटर साइड से दे रहे तो रोटर साइड से भी हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर रोटर साइड से कैसे सप्लाई देंगे, तो जो लोग इंडक्शन मशीन पढ़े होंगे उन्हें पता होगा कैसे देना है। तो इंडक्शन मोटर के जो टाइप होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो स्क्विरल केज रोटर होता है और दूसरा रोटर कौन सा होता है हमारा स्लिप रिंग टाइप या वाउंड रोटर भी बोल सकते हैं, स्लिप रिंग टाइप। तो स्लिप रिंग में क्या होता है, जो स्लिप रिंग अवेलेबल है जहां पे कार्बन ब्रशेस भी अवेलेबल रहेंगे तो रोटर साइड से भी हम लोग सप्लाई देने की फैसिलिटी है। अगर हमें सप्लाई नहीं देना है और नॉर्मल स्टेटर फेड अगर हमारे पास वाउंड रोटर है, स्लिप रिंग इंडक्शन रोटर स्टेटर फेड वाला है, तो हम लोग रोटर साइड में एक्सटर्नल रजिस्टर भी लगा सकते हैं। तो एक्सटर्नल रजिस्टर का अपना एक यूज है कि वहां से स्टार्टिंग टॉर्क भी बढ़ जाता है, पावर फैक्टर को भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो बहुत सारे एप्लीकेशन है। तो एक फैसिलिटी तो ये होगी। दूसरी फैसिलिटी हम लोग रोटर साइड से सप्लाई भी दे सकते हैं, तो रोटर फेड इंडक्शन मशीन बन जाएगा। तो आपको गेट एग्जामिनेशन में रोटर फेड इंडक्शन मशीन बहुत ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्टेटर फेड पे ही आपको न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। बट यहां पर स्पीड को लेके, आरएमएफ को लेके क्या हो सकता है, क्या रिलेटिव हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, तो कुछ रोटर फेड क्वेश्चन बन जाते हैं थ्योरेटिकली। ठीक है, तो उनका थ्योरेटिकल के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो उनका मैं समरी बता देता हूं कि स्टेटर फेड और रोटर फेड में होगा क्या। सो सबसे पहले स्टेटर फेड की अगर बात करें तो स्टेटर फेड इंडक्शन मशीन, स्टेटर फेड की बात करें अपन, तो यहां पर 2 चीजें आपसे पूछी जाती है कि बताइए स्टेटर आरएमएफ, स्टेटर फील्ड बोलूं या स्टेटर आरएमएफ बोलूं, स्टेटर आरएमएफ बोलूं, एस फॉर स्टेटर, स्टेटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बोलूं या स्टेटर फील्ड बोलूं या स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बोलूं, बात एक ही है। एंड रोटर आरएमएफ विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर, ये पूछा जाता है आपसे, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहां पे 2 क्वेश्चन कवर होते हैं कि स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर क्या रहेगा, क्योंकि स्टेटर तो रुका हुआ है, स्टेटर तो इसकी स्पीड तो क्या रहेगी 0 रहेगी। तो आपसे पूछा जाता है कि स्टेटर की जो स्पीड है, स्टेटर फील्ड की जो स्पीड है विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर क्या रहेगी। तो फील्ड किससे चल रही है, एनएस से चल रही है, तो ये 0 है, स्टेटर की स्पीड क्या है 0 है, तो यहां पर क्या आ जाएगा एनएस आ जाएगा, एनएस सिंक्रोनस स्पीड। और सेम लाइक रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर भी क्या रहेगा एनएस रहेगा। तो 2 क्वेश्चन कवर हो गए। किसी ने आपसे पूछा कि स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर बताना है तो भी आप एनएस बताएंगे, रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर बताना है तब भी आप क्या बताएंगे एनएस बताएंगे। ठीक है, सेकंड 2 क्वेश्चन कवर हो गए एक स्टेटमेंट में। सेकंड एक और, स्टेटर आरएमएफ एंड रोटर आरएमएफ या रोटर फील्ड एक ही बात है, विथ रिस्पेक्ट टू रोटर अगर हमसे किसी ने पूछा है तो हमें क्या जवाब देना है, हमें जवाब देना है ns माइनस nr। ठीक है, स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर, क्योंकि रोटर भी अच्छा चल रहा है ना, रोटर भी चल रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में, रोटर के रिस्पेक्ट में ns माइनस nr। अब देखिए ns माइनस nr इक्वल टू क्या मैं एस एन एस लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो और करके मैं क्या बोल दूंगा एस एन एस, स्लिप स्पीड भी बोलते हैं इसको, तो एस एन एस या फिर एन एस माइनस एन आर। तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है स्टेटर फेड के लिए। सिमिलरली रोटर फेड के लिए अगर हमसे कोई पूछे कि रोटर फेड के लिए पूछना है अगर हमें रोटर फेड, ठीक है, रोटर फेड सिमिलर, दोनों स्टेटमेंट वापस से लिख देते हैं हम लोग, स्टेटर आरएमएफ एंड रोटर आरएमएफ विथ रिस्पेक्ट टू रोटर, इस बार विथ रिस्पेक्ट टू रोटर, रोटर फेड है तो पहले कौन सा आ गया रोटर आ गया, और सिमिलरली ये विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर, तो आपको करना कुछ नहीं है, यहां पर 2 फिल इन द ब्लैंक्स,
तो यहां पे आ जाएगा NS और यहां पे आ जाएगा SNS। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, रोटर फेड होगा, रोटर के रिस्पेक्ट में अगर ये दोनों है तो NS, स्टेटर फेड होगा तो स्टेटर के रिस्पेक्ट में रहेगा तो NS, है ना, याद रखने के लिए। और इसका उल्टा रहेगा, रोटर फेड रहेगा और स्टेटर के रिस्पेक्ट में देखना SNS, स्टेटर रहेगा रोटर के फेड में तो SNS। याद रखना आसान हो गया कि नहीं। तो एग्जाम के लिए 4 पॉइंट, मतलब इसमें 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो डायरेक्टली आपको दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्टली स्लिप की वैल्यू गिवन होगी। NS अगर निकालना है आपको तो NS का भी मैं लिखा देता हूं। NS अगर निकालना है तो NS इक्वल टू कितना होता है 120F/P। ये हमारा NS का रिलेशन हो गया। ठीक है, NS सिंक्रोनस स्पीड निकल जाएगी, रोटर स्पीड आपको गिवन होगी तो आप स्लिप निकाल लेंगे, स्लिप फाइंड आउट कर लेंगे तो बाकी चीजें आपको पता ही रहेगी, SNS करना है या NS - NR करना है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो यहां पर हमने 2 चीजें कवर कर ली कि बेसिक ऑपरेशन में जितना मैंने पढ़ाया उसका मैं समरी दे दिया, है ना। वैसे तो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है बट उसका जस्ट समराइज कर दिया है मैंने, और स्टेटर फेड रोटर फेड बता दिया। अब चलते हैं इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मशीन पे। अब चलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मशीन। अब देखिए, इंडक्शन मशीन जैसे ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी होता था, तो सिमिलरली यहां पर भी स्टेटर और रोटर होता है, दोनों का सर्किट देखेंगे। और दोनों के सर्किट में इंपॉर्टेंट क्या है, रोटर सर्किट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इक्विवेलेंट सर्किट जाने के पहले एक चीज और बता देता हूं मैं आपको कि जो इंड्यूस बेसिक ऑपरेशनल डिटेल में जो इंड्यूस ईएमएफ था हमारा, वो इंड्यूस ईएमएफ प्रोपोर्शनल किसके होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के। ठीक है, BLV। ठीक है, और साथ में जो B है वो किसके ऊपर प्रोपोर्शनल होता है, या B देखें हम लोग, सॉरी नॉट B, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू BI2 into L। BIL फोर्स असल में, है ना, फोर्स, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं BIL क्या होता है, फोर्स होता है, उसी को हम लोग टॉर्क में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, करंट और लेंथ हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट को हटा के प्रोपोर्शनलिटी हम लोग साइन लगा देते हैं। टॉर्क किसका प्रोपोर्शनल है, B into I2 के, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनटू करंट। ये करंट कौन सा होता है, रोटर करंट होता है, तो जिसकी वजह से हमें पूरा टॉर्क मिलता है। ठीक है, पूरा हमें टॉर्क मिलता है। चलिए अब चलते हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट पे। अब देखिए, स्टेटर का जो इक्विवेलेंट सर्किट है, देखिएगा बहुत ध्यान से, स्टेटर का इक्विवेलेंट सर्किट इस तरीके से बनता है, रजिस्टर, लीकेज रिएक्टेंस, और यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग ब्रांच, और ये हमारा कोर लॉसेस, स्टेटर कोर लॉसेस। ठीक है, स्टेटर कोर लॉसेस, ये हो गया हमारा सप्लाई वोल्टेज V1, ये रेजिस्टेंस R1, JX1, और ये मैग्नेटाइजिंग ब्रांच JXM भी कर सकते हैं, XM, और ये हमारा RW। इस RW में क्या रहेगा, हमारा हिस्टेरेसिस और एडी करंट, और ये हमें स्टेटर कोर लॉस देगा। स्टेटर कोर लॉस क्या देगा, ये हमें स्टेटर कोर लॉस देगा। और ये हमारी क्या है, मैग्नेटाइजिंग ब्रांच, जो एयर को मैग्नेटाइज करने के लिए हमें जो भी इंडक्टेंस लगे, जो भी एनर्जी लगेगी, उसका एक रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैग्नेटाइजिंग ब्रांच, ये हमारा वाइंडिंग का लीकेज, और यहाँ पे ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, वाइंडिंग रेजिस्टेंस। तो ये रहा हमारा स्टेटर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। स्टेटर का अगर मैं रोटर की बात करूं तो रोटर का क्या होगा, रोटर का देखें हम लोग, रोटर का सर्किट बता देता हूं। रोटर बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल है, बहुत सिंपल मशीन है ये। रोटर में अगर देखेंगे हम लोग तो यहां पर एक रेजिस्टेंस और एक रिएक्टेंस, और ये जो इंड्यूस ईएमएफ होगा, ये कौन सा होता है हमारा, रोटर इंड्यूस ईएमएफ, ये हो गया R2 और ये हो गया XR। अब समझिएगा, यहां पे ध्यान से समझिएगा, ये जो ER है, ये अभी थोड़ी देर पहले देखा S into E2, क्योंकि जब स्लिप, देखिए स्लिप क्या होता है, स्लिप में आपको एक चीज बता देता हूं, वैसे तो आपको पता होगी। देखिए टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्लिप S, ये हो गया S इक्वल टू 0 और S इक्वल टू 1। ठीक है, तो S इक्वल टू कितना हो गया, NS माइनस NR डिवाइडेड बाय NS। अगर परसेंटेज में करना हो तो नॉर्मली लिखना हो तो NS माइनस NR। ठीक है, अब देखिएगा S इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि यहां पर, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, S इक्वल टू 1 यहां पे, S इक्वल टू 0 यहां पे। S इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब ये समझिए, 1 स्लिप 1 कब होगा, स्लिप 1 तभी होगा जब यहां पर NR इक्वल टू, ये स्लिप इक्वल टू 1 होगा, तो NR इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे
0, NR इक्वल टू 0। जब NR इक्वल टू 0 रहेगा तभी आपका स्लिप क्या रहेगा, 1 रहेगा। मतलब ये हमारा क्या रहा, स्टैंड स्टिल कंडीशन। यहां पे आपका रोटर रुका हुआ है। अभी मैं टॉर्क और स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता रहा हूं। मतलब स्टार्टिंग में आपका क्या है, रुका हुआ है। उसके बाद अगर S इक्वल टू 0 देखें, S इक्वल टू 0 देखें तो स्लिप इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, NR इक्वल टू क्या हो जाए, NS का मतलब। स्लिप इक्वल टू 0 का मतलब देयर इज अ नो रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टेटर एंड रोटर। तो यहां पर आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स, अब देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है सेल्फ स्टार्टिंग इन नेचर है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, इनहेरेंटली स्टार्टिंग टॉर्क रहता है, स्टार्टिंग टॉर्क रहता है थोड़ा सा, और इतना स्टार्टिंग टॉर्क सफिशिएंट है आपकी मोटर को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स आपका बनता है। और जो रनिंग कंडीशन होगा, कुछ यहां पे ये ऑपरेटिंग पॉइंट होता है, ये ऑपरेटिंग पॉइंट होता है नियर टू दी सिंक्रोनस स्पीड। मतलब ये मान के चले NS इक्वल टू 1500 आरपीएम है, तो आपकी मशीन 1470 आरपीएम के आसपास चलती है प्रैक्टिकली, 1470, 1480, 1490, जो भी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो ये नियर टू दी, ये हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट होता है। इतना समझ में आया। तो स्लिप S इक्वल टू 1 का मतलब क्या, NR इक्वल टू 0, S इक्वल टू 0 का मतलब NR इक्वल टू NS। ठीक है, तो यहां पर ये मैंने एक ब्रीफ आइडिया दे दिया आपको, बट रिवीजन चल रहा है तो ये सारी चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्या होगा, ये जो XR है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करे, रिलेटिव स्पीड मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी देखा जाए तो S इंटू X2 भी रहेगा। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, पूरा डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं, इसको मॉडिफाई करके हम लोग S 2 जगह पे आ रहा है, मतलब कि स्पीड के साथ साथ स्पीड वेरी करी तो स्लिप वेरी करी, स्लिप वेरी करी तो ये 2 पैरामीटर वेरी होंगे, तो इसको हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हमने हमारी तरफ से इसको इजी बनाने के लिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया सर्किट के अंदर। ओरिजिनली मशीन में स्पीड वेरी होगा तो इंड्यूस ईएमएफ भी वेरी होगा और रिएक्टेंस भी वेरी होगा। रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट टू द फ्रीक्वेंसी और इंडिपेंडेंट टू द रिलेटिव स्पीड। ठीक है, प्रैक्टिकली। बट हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया अपने हिसाब से, और मॉडिफाई करके हम लोगों ने क्या बना दिया, रिएक्टेंस को तो यहीं रखा, रेजिस्टेंस को क्या कर दिया हम लोगों ने, वेरिएबल बना दिया, रेजिस्टेंस को वेरिएबल बना दिया। तो ये हमने बनाया है, असल में रेजिस्टेंस वेरिएबल नहीं होता, ये हमने बनाया है हमारी सहूलियत के लिए। ठीक है, मैथमेटिक्स करके हम लोगों ने बना दिया है। तो यहां पर ये रहा E2 और ये रहा X2 और ये हो जाएगा R2/S हो जाएगा, R2/S हो जाएगा। तो यहां से अब करंट निकाल लेंगे हम लोग। तो अब देखिए डील करना आसान है ना, सिर्फ S कहां पे, रेजिस्टेंस के साथ में है। बट ये मॉडिफिकेशन हमने हमारी सहूलियत के लिए, एनालिसिस को इजी बनाने के लिए किया है। बट प्रैक्टिकली आपके स्पीड के साथ में इंड्यूस ईएमएफ और रिएक्टेंस ही वेरी होगा। ऐसा नहीं इसको देख के आप बोल दो कि नहीं स्पीड के साथ में रेजिस्टेंस भी वेरी हो रहा है, ऐसा नहीं बोलोगे। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब है कि I2 अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या बोल सकता हूं, E2 और मैग्नीट्यूड अगर मैं निकाल रहा हूं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा, R2/S का होल स्क्वायर प्लस X2। ये मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया कि नहीं। और करंट, अगर मुझे करंट निकल गया, मुझे अगर पावर फैक्टर निकालना है तो पावर फैक्टर क्या होता है, R/Z। तो यहां पे पावर फैक्टर अगर निकालना है तो cos phi मतलब कि रेजिस्टेंस बाय रिएक्टेंस, तो R2/S डिवाइडेड बाय ये पूरा इंपीडेंस, ये पूरा इंपीडेंस ही तो है, R2/S का होल स्क्वायर प्लस X2। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या निकाल दिया, यहाँ पे पावर फैक्टर भी निकाल सकते हैं, करंट भी निकाल सकते हैं। आई बात समझ में, पूरा समझ में आ गया क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो असल में यहां से कुछ इक्वेशंस भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं। तो ये हमारा रोटर का सर्किट, अभी रोटर के सर्किट के एनालिसिस और डिटेल में करवाऊंगा मैं अभी सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा मैंने इंफॉर्मेशन बताया आपको। तो फिर आगे चल के हम क्या करते हैं, स्टेटर और ये रोटर सर्किट दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन कर देंगे तो पूरा का पूरा आपका इंडक्शन मशीन का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बन जाएगा। उसके बाद हम लोग पावर स्टेजेस डायग्राम भी इसी को ध्यान में रखते हुए, इक्विवेलेंट सर्किट को ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। बट वो डेरिवेशंस पूरे मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ। जो इंपॉर्टेंट पावर स्टेजेस होगी, पावर स्टेजेस कैसे वर्क करती है वो बता दूंगा, और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको जो याद रखना है वो बता दूंगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सर्किट में सिर्फ और सिर्फ आपको यही ध्यान में रखना है। अब चलते हैं पावर स्टेजेस डायग्राम की तरफ। सो चलिए पावर स्टेजेस डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। तो पावर स्टेजेस में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, तो इनपुट, ये हो गया हमारे इनपुट पावर। ठीक है, इंडक्शन मशीन का जो इनपुट पावर है वो है हमारा। ठीक है, अब इनपुट पावर के बाद क्या होगा, इनपुट पावर के बाद ये रहेगा एयर गैप पावर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एयर गैप पावर भी बोलते हैं और रोटर का इनपुट पावर भी बोलते हैं। ये स्टेटर इनपुट है,
ये क्या है, स्टेटर इनपुट, और ये एयर गैप पावर या फिर रोटर का इनपुट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां तक जाते जाते इस इनपुट में से कुछ लॉसेस में चले जाएगा। वो लॉस कौन सा होगा आपका, स्टेटर कॉपर लॉस एंड स्टेटर कोर लॉस, दो लॉस हो गए। और देन हमें क्या मिलेगा, एयर गैप पावर मिलेगा। मतलब ये समझ सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल दूं तो मान लीजिए 35 किलोवाट दे रखा है और एयर गैप पावर हमें मिला 32 किलोवाट, तो 3 किलोवाट कहां चले जाएगा, इस लॉसेस में चले जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग इनपुट से आउटपुट तक जाते जाएंगे तो हमारा क्या होगा, पावर हमें जो इनपुट में पावर था उससे थोड़ा कम मिलते जाएगा, कुछ लॉसेस में जाते जाएगा, ठीक है। तो एयर गैप पावर के बाद फिर लॉसेस कहां होगा, रोटर के अंदर लॉसेस होगा। रोटर के अंदर कौन सा लॉस होगा वो देख लेते हैं। तो रोटर के अंदर रोटर कॉपर लॉस, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में RCL भी बोलता हूं, रोटर कॉपर लॉस, ठीक है। रोटर कोर लॉस नहीं होंगे, रोटर कोर लॉस क्या होंगे, रोटर कोर लॉस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। क्यों 0, क्योंकि जो रोटर की फ्रीक्वेंसी रहेगी ना वो बहुत कम होगी। तो रोटर की जो फ्रीक्वेंसी है, देखिए यहां पे आपको चीज बताता हूं मैं कि जो रोटर की फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, S टाइम्स ऑफ E2 और इंड्यूस ईएमएफ, और फ्रीक्वेंसी क्या है, S इंटू E2। और कोर लॉस का मतलब क्या है, हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉसेस। तो एडी करंट लॉसेस किस पे डिपेंड करते हैं, इंड्यूस ईएमएफ पे। हिस्टेरिसिस लॉसेस काय पे, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो रनिंग कंडीशन में स्लीप होगी वो 0.03 या 0.04, बहुत कम स्लीप रहेगी। तो इंड्यूस ईएमएफ बहुत कम रहेगा, ये भी बहुत कम रहेगी, और ये नॉट E2 F1। तो ये समझ सकते हैं कि स्टेटर की अगर ये फ्रीक्वेंसी F1 के स्टेटर फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज से और 0.03 है तो 5 3 15 मतलब 1.5। तो ये फ्रीक्वेंसी आपकी क्या रहेगी, 1.5 से लगा के 2 हर्ट्ज के बीच में रहने वाली है। तो इतनी कम फ्रीक्वेंसी और इतना कम इंड्यूस ईएमएफ है अगर रनिंग कंडीशन पे, तो तकरीबन रोटर का जो कोर लॉस है वो अप्रोक्सीमेटली हम लोग क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं, ठीक है। तो यहां से मैं पूरा रफ कर देता हूं, ये पूरा ज्ञान मैंने फुल कोर्स में आपको दिया है, ठीक है। तो रोटर कोर लॉस हमें 0 मानना है, सिर्फ और सिर्फ कॉपर लॉस निकालना है। देन हमें क्या मिलेगा, मैकेनिकल डेवलप्ड पावर पीडी, ठीक है। और उसके बाद हमें कहां जाना है, आउटपुट पावर तक जाना है, जिसको हम लोग शाफ्ट पावर भी बोलते हैं, या फिर इसको मैं क्या बोल सकता हूं, आउटपुट पावर भी बोल सकता हूं। यहां तक जाने में क्या लॉस होंगे हमारे, यहां पे मैकेनिकल लॉसेस होंगे। कौन से लॉसेस होंगे, मैकेनिकल लॉस। अब मैकेनिकल लॉस में 2 कैटेगरी होती है, फ्रिक्शन लॉस एंड विंडेज लॉस, मैकेनिकल लॉसेस होंगे, ठीक है। और हमें क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। इतना समझ में आया। तो देखिए ज्यादातर केसेस में जब भी आपको नेमप्लेट रेटिंग मेंशन हो और पावर मेंशन हो, तो पावर कौन सा होता है आपका, आउटपुट पावर होता है। वो पावर कौन सा रहेगा, आउटपुट पावर रहेगा। और नेम प्लेट को लेके मैंने काफी डिस्कशन किया है आपको। अब देखिए क्या होता है ना, 2 चीजें होती है। नेम प्लेट रेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नेम प्लेट रेटिंग पे अगर आपको आउटपुट रेटिंग गिवन है और साथ में इक्विवेलेंट सर्किट की कोई भी इंफॉर्मेशन अगर अवेलेबल नहीं है, ऐसा दे दिया आपको कि 35 किलोवाट इंडक्शन मशीन हैज इतना पावर और कोई भी इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर की इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो ये 35 को डायरेक्टली हम लोग क्या मान के चलेंगे, आउटपुट पावर मान के चलेंगे। और अगर सेकेंड केस ऐसा हुआ कि 35 किलोवाट आपको दे दिया और साथ में इक्विवेलेंट सर्किट की इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी गिवन है कि रेजिस्टेंस इतना, फलाना इतना, ये सब कितना, तब हमें आउटपुट ये वाली नहीं लेना। तब वो क्या बोल रहा है, तब हमें इसको परफॉर्म करना है और उसके बाद आउटपुट निकालना है। मतलब इसमें चाहता है कि वो आप डिजाइन इंजीनियर के जैसे पूरा एनालिसिस, ये नेमप्लेट रेटिंग पे मत जाइए और पूरा एनालिसिस करके उसे आउटपुट पावर निकाल के दीजिए। बट जब आपको इक्विवेलेंट सर्किट की कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तब आप डायरेक्टली नेमप्लेट रेटिंग का ही डेटा यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन ये 2 चीजें होती है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि सर कब लेना है कब नहीं लेना, आपको मैंने बता दिया है। इक्विवेलेंट सर्किट और दूसरे, मतलब वो क्वेश्चन में अगर आपको डिजाइन करवा रहा है, डिजाइनिंग चीजें करवा रहा है, डिजाइनर पार्ट पूछ रहा है, तब आपको नेमप्लेट रेटिंग को यकीनन मानना नहीं, आपको सारी चीजें निकालना है।
और जिसमें कुछ भी एडिशनल इक्विवेलेंट सर्किट की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो डायरेक्ट नेमप्लेट रेटिंग को ही एज अ आउटपुट रेटिंग उठा सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन भी मैंने कराए हैं बहुत अच्छे से। ये चीज, ये वाला पॉइंट मैंने फुल कोर्स में जो क्वेश्चंस करे होंगे वहां पे भी डिस्कस करी है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको बता देता हूं। फॉर्मूला नंबर 1 2 तो नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली जो इंपॉर्टेंट है, पीडी इक्वल टू क्या होता है, पीजी 1 माइनस एस, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। प्लस रोटर कॉपर लॉस का एक फॉर्मूला बनता है, रोटर कॉपर लॉस एस इंटू पीजी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रोटर कॉपर लॉस बोल देंगे। तो स्लिप निकल गया, पीजी पता है, सारा काम हो गया हमारा। और अगर मुझे शाफ्ट पावर पीडी पता चल गया तो पीजी 1 माइनस एस। ठीक है, पीजी कैसे पता चलेगा, इनपुट अगर पावर गिवन है, हमें इनपुट पावर गिवन है, उसमें से ये माइनस कर दीजिए, पीजी मिल जाएगा। या फिर इनपुट नहीं पता, आउटपुट पता है, तो इस तरीके से रिवर्स भी जा सकते हैं हम लोग। अगर मुझे पीडी पता है तो पीडी माइनस मैकेनिकल लॉसेस, तो क्या मिल जाएगा मुझे, पी शाफ्ट मिल जाएगा। ठीक है, सो अब बात कर लेते हैं हम लोग टॉर्क की। ठीक है, टॉर्क पे जाने से पहले ये रिलेशन आप ध्यान रखिएगा कि एनआर इक्वल टू एनएस 1 माइनस एस, और इसको अगर हम लोग रेडियन के फॉर्म में लिखे तो ओमेगा आर इक्वल टू ओमेगा एस 1 माइनस एस। ठीक है, अब देखिए डेवलप्ड पावर में काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अगर डेवलप पावर पूछा है आपसे, डेवलप्ड पावर अगर पूछा है तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा बोले कि टीडी डेवलप टॉर्क इक्वल टू डेवलप्ड पावर डिवाइडेड बाय ओमेगा आर। ठीक है, ओमेगा आर क्या हो जाएगा, ओमेगा आर हो जाएगा 2 पाई एन आर डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, एन आर डिवाइडेड बाय 60। अब डायरेक्टली अगर पावर 3 फेज में है तो 3 फेज का, सिंगल फेज का तो अगर 3 फेज का पूछे 3 से मल्टीप्लाई करना रहेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए अगर मैं इसको थोड़ा सा अलग फॉर्म में लिखूं तो क्या ऐसा लिख सकते हैं, पीडी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, पीजी 1 माइनस एस, और ओमेगा आर को मैं लिखूं ओमेगा एस 1 माइनस एस, और 1 माइनस एस क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो दोनों ही फॉर्मूले, तो डेवलप्ड टॉर्क के दो फॉर्मूले दोनों ही तरीके से आपके आंसर सेम ही आएंगे। क्या लिख सकते हैं हम लोग, या तो पीडी डिवाइडेड बाय ओमेगा आर लिखे या फिर पीजी डिवाइडेड बाय ओमेगा एस लिखे, तो दोनों ही फॉर्मूले से सेम रिजल्ट आता है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, जब भी डेवलप्ड टॉर्क की बात करें तो ये दोनों में से आइदर ये फॉर्मूला या फिर ये वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट, अगर आपसे शाफ्ट टॉर्क पूछे अगर, तो आप क्या बोलेंगे, शाफ्ट टॉर्क का मतलब है कि शाफ्ट पावर डिवाइडेड बाय ओमेगा आर, शाफ्ट पावर डिवाइडेड बाय ओमेगा आर, तो आपका क्या निकल जाएगा, शाफ्ट टॉर्क। न्यूटन मीटर में यूनिट्स क्या रहेगी, न्यूटन मीटर इसकी यूनिट रहेगी। पावर की किलोवाट या वॉट कुछ भी हो सकती है। आई बात समझ में, तो पावर स्टेजेस मैंने पूरे के पूरे खत्म कर दिए। अब देखिए क्या होता है, फेजर डायग्राम तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टीनमेंस मॉडल का आपको मैं बताता हूं। स्टीनमेंस ने बोला कि काम करते हैं कि जितने भी कांस्टेंट लॉसेस होते हैं उनको मैं एक साइड में ले आता हूं। अब मैं स्टीनमेंस की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये रफ कर देता हूं थोड़ी देर के लिए, या चलिए मैं यहाँ पे ये चीजें रफ कर देता हूं। स्टीनमेंस की बात कर रहे हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ, बाकी क्या हटा देता हूं ये। तो स्टीनमेंस ने बोला कि जितने भी कांस्टेंट लॉसेस है उसको एक साइड में ला के हम लोग क्यों ना रोटेशनल लॉस बोल दे। तो रोटेशनल लॉस क्या हो जाएगा, रोटेशनल लॉस इक्वल टू, रोटेशनल लॉस में क्या क्या आ जाएगा आपका, रोटेशनल लॉस में आ जाएगा एक तो मैकेनिकल लॉसेस प्लस आपके स्टेटर कोर लॉस, ये भी आपके क्या है, कांस्टेंट लॉसेस है। तो स्टेटर कोर लॉस प्लस मैकेनिकल लॉस को दोनों को मिला के, दोनों का प्लस करके हम क्या बोल सकते हैं, रोटेशनल लॉस बोल सकते हैं। तो इसका मतलब है कि स्टीनमेंस के हिसाब से पावर मॉडल देखेंगे अगर, तो क्या मॉडिफिकेशन आएगा, कोर लॉस हटा दो, यहां से कोर लॉस हटा दो, उस कोर लॉस को कहां पुट कर दो, कोर लॉस को पुट कर दो यहां पे, कोर लॉस को कहां एज्यूम कर लो, स्टेटर कोर लॉस को यहां पे पुट कर लो, और दोनों को कंबाइंडली हम क्या बोल देते हैं, दोनों को कंबाइंडली हम लोग रोटेशनल लॉस बोल देंगे। बाकी फॉर्मूले में कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ ये कोर लॉस वाली कहानी आपको पता होनी चाहिए। तो अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे सर कब क्या यूज करना है। तो नॉर्मल सिचुएशन में जब भी आपको स्टेटर कॉपर लॉस और स्टेटर कोर लॉस अलग अलग गिवन है, स्टेटर कोर लॉस भी मेंशन है, तब आप पुराना वाला यहाँ पे कोर लॉस एज्यूम करके सॉल्व कर दीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली रोटेशनल लॉस मेंशन है, तब आप स्टेटर कोर लॉस को उसी के अंदर कंसिडर करके डायरेक्टली यहीं पे मान सकते हैं। तो दोनों ही सिचुएशन दे दी, रोटेशनल लॉस आए तो ये वाला केस लगाइएगा, और रोटेशनल लॉस नहीं गिवन है, मैकेनिकल लॉस अलग से गिवन है, स्टेटर कोर लॉस अलग से गिवन है, तो कोर लॉस यहाँ पे कंसिडर करके सॉल्व करिएगा।
ठीक है। अब इक्विवेलेंट सर्किट में क्या अंतर आएगा, इक्विवेलेंट सर्किट में अंतर आएगा, देखिए रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, यहां पे जो कोर लॉस ब्रांच है यहां मैग्नेटाइजिंग ब्रांच रह जाएगी सिंपली, क्योंकि जो ब्रांच है उसको उठा के हमने कोर लॉस साइड में रख दिया, तो ये ब्रांच आपकी जो यहाँ पे लॉसी ब्रांच थी, आपकी जो कोर लॉस ब्रांच थी स्टेटर की, वो हटा दी हम लोगों ने, वो हटा दी, तो डायरेक्टली अब आपका ये इक्विवेलेंट और इस तरीके से ये आपका R2/S और ये X2, ये आपका XM, ये R1, ये JX1 कर लेना, J भी कर लेना, यहाँ भी J कर लेना, ये हो गया आपका सप्लाई वोल्टेज V1। तो इस तरीके से आपका सर्किट बन जाएगा, और सर्किट बन जाएगा। अब आप देखिए यहां से अगर आप ब्रेक करके, यहां से आप ब्रेक करके VTH है ना, यहां से इसके अक्रॉस पूरा इसको यहां से देखेंगे तो VTH निकाल देंगे, VTH ओपन सर्किट वोल्टेज निकाल देंगे ना यहाँ पे, तो VTH निकाल देंगे, और यहां से देखेंगे तो आप RTH प्लस J XTH निकाल देंगे। तो वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। तो एक बार आप यहां से ब्रेक कर सकते हैं और एक बार आप यहां पे ब्रेक कर सकते हैं, यहां से ब्रेक कर सकते हैं, तो इसको पूरे को कंसिडर कर सकते हैं। तो कब कहां से ब्रेक करना है वो आने वाले डिस्कशन में आपको बताऊंगा, ठीक है। कब कहां से ब्रेक करना है वो आने वाले डिस्कशन में आपको मैं बताऊंगा कि यहां से ब्रेक कब करेंगे और यहां से ब्रेक कब करना है। अदरवाइज आज गेट 2015 में क्वेश्चन आया है कि डायरेक्टली यहां का वोल्टेज आपको गिवन था, ये सर्किट बना था, सिंपली आपसे पूछ लिया था, तो आपको ब्रेक करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो जो टॉर्क का एनालिसिस या रोटर सर्किट का एनालिसिस होगा तब मैं आपको डिटेल वर्जन में, अभी जब मैं टॉर्क के और भी रिलेशन, स्टार्टिंग टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क रिलेशंस बताऊंगा, तब इसके ऊपर और भी मैं फोकस करूंगा, ठीक है। तो अभी आप सिंपली ये मत सोचिए कि कहां से तोड़ना है, क्या करना है, अभी आप भूल जाइए, अभी सिर्फ ये ध्यान रखिए कि ये इक्विवेलेंट सर्किट बन जाता है। आई बात समझ में। अच्छा, एक और चीज मैं बताता हूं इंपॉर्टेंट, कई बार कि स्टार्टिंग, कई बार क्या पूछते हैं ना, स्टार्टिंग करंट पूछते हैं, क्या पूछते हैं आपसे, स्टार्टिंग करंट। तो स्टार्टिंग करंट पूछते हैं तो स्टार्टिंग के टाइम पे ये वाली जो ब्रांच है इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, सिंपली यही सर्किट एज्यूम करना है आपको एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। तो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग करेंगे तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस प्लस ये इसका अंडर रूट करके स्क्वायर कर देना, तो वो स्टार्टिंग करंट हो जाएगा। तो इस एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग हम लोग ये शंट ब्रांच को भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका क्वांटिटी बहुत ही कम होता है, इस वजह से इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग के टाइम पे। तो स्टार्टिंग करंट में एक बार क्वेश्चन आया गेट में, 4 ऑप्शन दे दिए कि स्टार्टिंग करंट का एक्सप्रेशन कौन सा है, और डायरेक्टली ये चीज लिखी है, ठीक है, ऐसा लिखा था डायरेक्टली कि V1 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा हमारा R1 प्लस R2/S का होल स्क्वायर प्लस सिंपली X1 प्लस X2 का होल स्क्वायर, ये हो गया मैग्नीट्यूड। समझ में आया। तो एस्टीमेट मॉडल के हिसाब से जो रेजिस्टेंस रहेगा, जो कोर लॉस वाली जो ब्रांच रहेगी, उसको हमने रोटेशनल में पटक दिया। इतना आ गया। तो ये 9 लेक्चर से लगा के 25 लेक्चर के बीच का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने डिस्कस कर लिया है। समझ में आया होगा बहुत ही मजेदार तरीके से। अब क्वेश्चन कौन सा करना है, क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपको लेक्चर नंबर 23, 24 और 25, 3 लेक्चर आपको देखना है। लेक्चर नंबर 23, 24 और 25, तीनों ही लेक्चर के सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी देख जाना, जल्दी जल्दी कर जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना भी मैंने थ्योरी पढ़ा है वो सारा का सारा कवर हो जाएगा, सारा का सारा कवर हो जाएगा। तो इन 3 लेक्चर के सहारे आप पूरा का पूरा क्वेश्चन डिस्कशन कर लेंगे, तो आपके जितने भी थ्योरेटिकल ये जितने पढ़ाए ना मैंने, ये ब्रशअप हो जाएंगे अच्छे से। इतना आया समझ में। तो इंडक्शन बहुत लंबा नहीं चलेगा, बहुत जल्दी मैं क्विक रिवीजन करवा दूंगा, 2-3 लेक्चर में ही पूरा इंडक्शन हमारा फिनिश हो जाएगा। तो तकरीबन 25, तो ये सेगमेंट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या गेट की एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस के बहुत ज्यादा चांसेस है। इंस्ट्रूमेंटेशन वाले गाइस प्लीज सुन लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, इसके बिना आपका पेपर नहीं बनेगा। एक क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, तो 3 लेक्चर का क्वेश्चन कर लेना, एक क्वेश्चन इन्हीं में से सिमिलर काइंड का आपका एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वालों को थोड़ा सा एनालिटिकल वे में देखिए, इलेक्ट्रिकल भी आउट ऑफ बॉक्स नहीं आएगा, इनके लेक्चर के ही सिमिलर काइंड क्वेश्चंस आएंगे, बट हो सकता है थोड़ा सा वेरिएशन दे दे। बट इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए तो डायरेक्टली, क्योंकि पहली बार ही एड हुआ है, तो इजी क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, ठीक है गाइस। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आगे के लेक्चर्स का रिवीजन में।